अच्छा सईद साहब, ये ज़रा बताइए कि अब आपको पता है कि मोदी को तो एक आदत पड़ी हुई थी और भारत को एक आदत पड़ी हुई थी कि जब इलेक्शंस होने वाले होते थे तो कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया जाता था। फिर पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश भी की और उस कोशिश में जितना उनको नुकसान हुआ है तो शायद हिस्ट्री में उनको, भारत को, उतना नुकसान और शर्मिंदगी ना उठानी पड़ी हो। कुछ लोग कहते हैं कि इस मुआहदे के बाद इंडिया के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं, उनके सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं कि जी जनाब अब बताएं मोदी साहब, आप क्या इस दिफाई मुआहदे के बाद क्या मोदी इलेक्शन से पहले पाकिस्तान पर हमला करने की जुर्रत कर सकता है? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप इमरान साहब। सबसे पहले तो मैं साजिद तारड़ साहब को अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूंगा। ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड। देखिए, जो सबसे ज्यादा है ना, जो दो कंट्रीज इस ट्राइलेटरल मुआहदे से अफेक्ट हुई हैं वो इजराइल और इंडिया है। जिस तरह साजिद तारड़ साहब ने कहा कि इजराइल इसको एक सुन्नी इत्तेहाद बना के दुनिया को पेश करने की कोशिश करे ताकि शिया सुन्नी डिवाइड जो इस्लामी दुनिया में थी इस जंग से पहले उसको दोबारा शुरू किया जाए। और इंडिया जो है ना, इसको एक मुस्लिम नेटो का नाम दे, सो दैट के जो वेस्ट है वो परेशान हो जाए और वो जो है क्या कहते हैं, एक मुस्लिम को इकट्ठे होने की जो एक शुरुआत हुई है उससे रोक सके। सो मैं आपसे फुली एग्री करता हूं, क्योंकि अगर ये मुआहदा इंप्लीमेंट, अगर तीनों कंट्रीज ने, आई एम श्योर के इसकी ना सोचा होगा कि किन किन सिचुएशंस में इस मुआहदे को एक्टिवेट किया जाएगा, तो उसमें से एक सिचुएशन ये भी होगी कि अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है तो हम दूसरी दो कंट्रीज से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर हम सऊदी अरेबिया के साथ जाके खड़े हो सकते हैं उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है हुतीस के साथ या ऊपर जो इराकी मिलिशियाज के साथ, और उनको वो सिक्योरिटी इस जंग के दौरान ईरान से मिल सकती है जो पाकिस्तान ने ईरान से बात करके उनको प्रोवाइड की है। तो अगर इंडिया हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम भी सऊदीया से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करें और इंडिया को और अफगानिस्तान दोनों को रोकें कि वो हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी ना करें। सो मेरे ख्याल में जैसे जैसे इस मुआहदे को तकवीयत मिलेगी, इन तीनों ममालिक के अंदर हालात बेहतर होते चले जाएंगे। और अब मैं नहीं समझता कि 2029 से पहले मोदी साहब दोबारा कोई हिम्मत करेंगे पाकिस्तान के ऊपर एग्रेशन करने की, क्योंकि अगर आप इस ट्राइलेटरल मुआहदे की लैंग्वेज को समझें इमरान साहब, तो इट इज अ कलेक्टिव डिफेंस, यानी कि कलेक्टिव डिफेंस के कॉन्सेप्ट को फरोग दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर एक कंट्री पर अटैक होगा तो दूसरी दो कंट्रीज उस कंट्री की मदद को आएंगी। सो मेरे ख्याल में इंडिया को भी बहुत क्लियर मैसेज मिल गया है कल से, और इजराइल को भी बहुत क्लियर मैसेज मिल गया। तो सईद साहब, भारत की साइड पे अगर बात की जाए तो उसके लिए तो हम अकेले ही काफ़ी हैं और हमने जिस तरह से उनकी पिटाई की है पूरी दुनिया ने देखा भी है और अभी तक भारत जो है, मोदी है, वो अपना मुंह जो है छुपाता फिर रहा है। लेकिन एक और मसला जो है वो खित्ते में ईरान अमेरिका वॉर का भी है। अगर वो ये जंग जो है तवील हो जाती है, मशरिक़ वुस्ता में उसके असरात जो हैं, चूँकि हमें पता है कि ईरान के साथ हमारा एक बॉर्डर लगता है, बरादर इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है कि ईरान सऊदी अरब के ताल्लुकात भी ठीक रहें। सऊदी अरब ने भी बड़ी कोशिश की है कि जो मशरिक़ वुस्ता के जो खलफिशार है उसे दूर करने के लिए, मसाइल हल करने के लिए जो है वो कोशिशें की जाएँ। इस मुआहदे के बाद आपको वहाँ पर क्या गुंजाइश नज़र आती है? क्या वहाँ पर भी हालात बेहतर हो सकते हैं? और अगर वहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बरकरार रहा या तूल पकड़ गया ईरान वाला, तो फिर उसका क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, पहले तो मैं पाकिस्तान इंडिया कॉन्टेक्स्ट में आपको सिर्फ साजिद साहब की सब बातों से एग्री करते हुए एक बात सिर्फ ऐड करूंगा उसके अंदर, कि देखिए ये जो मुआहदे होते हैं ना इमरान साहब, ये इसलिए नहीं होते कि जंग लड़ी जाए। ये मुआहदे इसलिए होते हैं कि जंग को अवॉइड किया जाए। ठीक है ना, आप अपनी पावर शो इसलिए करते हैं कि दुश्मन की हिम्मत ना पड़े कि वो आप पर अटैक करे। सो हमें इस ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट को भी उसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि ये बेसिकली जब तीन जो मेजर इस्लामिक कंट्रीज हैं जो मिलिटरीली बहुत स्ट्रांग हैं, जब वो इकट्ठी होके एक दूसरे की मदद को आएंगी तो दुश्मन को बहुत कम हिम्मत होगी इन तीनों कंट्रीज में किसी एक को अटैक करने में। सो ये ट्राइलेटरल तीनों कंट्रीज को एक तरह की सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
कमिंग ओवर टू द ईरान अमेरिकन कॉन्फ्लिक्ट, देखिए जो है ना, इस कॉन्फ्लिक्ट में 3 कंट्रीज थी। एक कंट्री ईरान थी, दूसरी अमेरिका, और तीसरी जो बुल इन द चाइना शॉप था वो इजराइल था। ये बेसिकली इजराइल की जंग थी ईरान के साथ, जिसके अंदर अमेरिका कूद गया और अब उसके लिए निकलना मुश्किल हो रहा है। जी। इन द शॉर्ट टर्म मैं ये समझता हूं इमरान साहब के अक्टूबर में इजराइल में प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इलेक्शंस में जाना है और नवंबर में अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शंस हैं। मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट अभी मोमेंटरीली रुक जाए उनके मिड टर्म इलेक्शंस तक, और वो इधर से कोई इस तरह का कोई मुआहदा करके निकल जाए जो वो अपने इलेक्टोरेट को बेच सकें एज अ विक्ट्री। और मेरा ख्याल है कि ईरान जो है उनको वो चीज प्रोवाइड कर देगा बाय एग्रीइंग ऑन ओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और अपने न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी को कैप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो एक कंट्री है जिसके बारे में हम सबको कॉशियस रहना चाहिए जी। वो है इजराइल। अगर आप देखें कि पिछले 3 साल में इजराइल ने 5 मुस्लिम कंट्रीज से जमीन छीनी है और अपने बॉर्डर्स को एक्सपैंड किया है। उसने सिर्फ इजराइल ने पिछले 3 सालों में 3 लाख से ज्यादा मुसलमानों को इस इलाके में शहीद किया है, ठीक है ना। और जो इस पूरे इलाके में पिछले 25 साल में वेस्टर्न अलायंसेस ने तकरीबन 4.7 मिलियन यानी कि 47 लाख मुसलमानों को कत्ल किया है। सो मेरे ख्याल में जो है ना, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको अब बहुत एहसास हो गया है कि आगे वाला जो दौर है उसके अंदर हमें किसी फॉरेन पार की मदद लेने के बजाय रीजनल एक डिफेंस पैराडाइम को बनाना चाहिए। बिल्कुल सही साहब, ये जो आपने बड़ी भी अहम बात की है, ये साजिद सिक्योरिटी साहब ने भी स्ट्रक्चर की जो आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, इस पर कहा यही जाता है कि इस खित्ते की सिक्योरिटी स्ट्रक्चर के लिए काम बहुत पहले से जो है वो शुरू हो गया हुआ था। अब इसको जो है वो शक्ल दी जा रही है कि रिटर्न फॉर्म की शक्ल में सामने आ रहा है।